सेना ने पाकिस्तान के 9 चुनिंदा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद किस तरह पूरी दुनिया का साथ भारत को मिल रहा है, कैसे भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है, यह सब आप सुबह से देख ही रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे सेना की तरफ से ही लोगों को बाकायदा जानकारी दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह अंजाम दिया गया। खास बात यह रही कि जानकारी देने वाली 2 महिला सैन्य अधिकारी थीं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि और व्योमिका का मतलब होता है आकाश की बेटी या आकाश में रहने वाली। और संयोग देखिए कि भारतीय सेना ने बुद्धि और साहस दोनों के मेल से आकाश के जरिए ही आतंकियों को ऐसा सबक सिखा दिया कि कुख्यात आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर रोते हुए कह रहा है कि अपने परिवार के साथ वो क्यों नहीं मर गया। जी हां, मसूद अजहर के परिवार के कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है, 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 4 सहयोगी भी उसके मारे गए हैं। ऐसा ही हाल कई और आतंकियों का भी हुआ होगा, क्योंकि हमारी सेना ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर ही वार किया है और ये दोनों आतंकी संगठन ही पाकिस्तान की धरती से भारत में दहशत फैलाने का काम करते रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान बुरी तरह पस्त नजर आ रहा है। बौखलाहट में उसने जवाबी कार्रवाई भी की है, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 10 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है, लेकिन इसका भी बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, यह तय है। क्योंकि चीन के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो इस समय खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन भी दबी जुबान में ही पाकिस्तान के साथ है, वरना इस समय दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। इस समय दुनिया में भारत का पलड़ा भारी हो गया है। भारत में विपक्ष ने भी सेना की कार्रवाई की जी खोलकर तारीफ की है और कल सरकार की तरफ से फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। 11 बजे सुबह बैठक है, जिसमें सभी दलों ने साथ देने का वादा पहले ही कर दिया है। आज कांग्रेस की इस संबंध में एक अहम बैठक हुई, CWC की बैठक हुई, जिसमें क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी आज चर्चा में रही। कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनते हैं, जिन्होंने बड़ी संजीदगी से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। सोफिया कुरैशी का नाम आते ही सब देखने लगे, चौंक गए कि आखिर ये कौन महिला है जो अपनी बात रख रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पहले सुनते हैं क्या कह रही हैं, कैसे जानकारी दे रही हैं, सुनिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो सुन रहे थे आप कर्नल सोफिया कुरैशी को। सोफिया कुरैशी जब चर्चा में आई तो इसके बाद इनके माता पिता के पास भी मीडिया के लोग पहुंचे। इनके पिता हैं ताज मोहम्मद कुरैशी और माता हैं हलीमा कुरैशी। आइए जरा सुन लेते हैं पिता इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, यानी ताज मोहम्मद कुरैशी क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा उनको सुनिए। ये है कि प्राउड है चीज़ का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, ये भी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको ख़त्म करें सालों को, जा करके भी पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में, जो यही है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री।
तो ताज मोहम्मद कुरैशी सोफिया के पिताजी और सोफिया की मां ने भी बताया कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो उसका माकूल जवाब मिला है। आइए हलीमा कुरैशी को सुन लेते हैं सोफिया की मां। जो उन्होंने ये खेल खेला था उसका बदला लिया और हमारी बहनों का जो सिंदूर उड़ा था उसका हमने मुकाबला कर लिया, बदला ले लिया और इसी तरह से आगे और लेते रहे। हमने बदला ले लिया है, ये कह रही हैं हलीमा कुरैशी, सोफिया की मां। वहीं आज राहुल गांधी ने सेना को बहुत बधाई और प्यार दिया, साथ ही बताया कि सर्वदलीय बैठक में वो सरकार के साथ खड़े रहेंगे। पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई, वहां भी अपनी पूरी सहमति जताई थी और कल जो सर्वदलीय बैठक होगी ऑल पार्टी मीट इसी मसले पर, उसमें भी हम साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। थैंक यू। कल सर ऑल पार्टी मीट, तो ऑल पार्टी मीट में कंप्लीट सपोर्ट, और ऐसे भी कंप्लीट सपोर्ट है हमारा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। वही जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्षता की। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी। जरा उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के इंडियन आर्म्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। सीडब्ल्यूसी की आज अचानक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इसकी चर्चा हुई कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद क्या, इस पर चर्चा और उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और इनसे पहले आपने राहुल गांधी को सुना, सोफिया कुरैशी को आपने सुन लिया, उनके माता पिता को भी सुन लिया। बिहार में उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इस घड़ी में हम सब साथ हैं। आइए जरा उनको सुनते हैं, तेजस्वी यादव को सुनते हैं बिहार से। हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है और हमने जैसा पहले भी कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद भारत के लोग और भारतीय सेना ने कभी भी जो है सहा नहीं है और हमेशा जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलता रहा है। और हम लोग जो हैं पूरी तरीके से शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हम लोगों के साथ गलत करेगा तो उसको करारा जवाब भी देना हम लोगों को आता है। तो हम लोग इस समय भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। तो आप सुन रहे थे, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि हमको करारा जवाब देना आता है, वहीं आतंकवाद को खत्म करना होगा। ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का साथ सरकार को मिलेगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आइए जरा उनको भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं,
उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ हम हैं, यानी आतंकवाद को खत्म करना हमारी भी प्राथमिकता है। इधर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जो कुछ कहा वो भी सुनना जरूरी है। सैयद इमाम बुखारी, शाही इमाम जामा मस्जिद, क्या कह रहे हैं, आइए जरा सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण इनका बयान भी सुनिए जरा। देखिए, 22 अप्रैल को बेगुनाह सयाहों का जिस बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, इसने पूरे हिंदुस्तान के ज़मीर को हिलाकर रख दिया। और 22 अप्रैल के बाद से लगातार पूरे मुल्क ने एक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म से भरपूर फैसलाकुन कदम उठाने के लिए कहा। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की तरफ से बराबर यहाँ पर अटैक होते रहे और मुज़फ़्फ़राबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ पर जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी टेररिज्म की। तो इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उसके ख़िलाफ़ इस तरह की दहशतगर्दाना इक़दामात करें। तो पूरे मुल्क ने एक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म से ये कहा कि सख्त कदम आपको उठाना चाहिए। और आज हिंदुस्तानी अफवाज ने दुश्मन के घर में घुसकर जिस तरह दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, आज पूरे मुल्क ने इत्मीनान का सांस लिया है। तो सुन रहे थे यहां पर शाही इमाम को, और ऑपरेशन सिंदूर से हर देशवासी को हौसला बंधा है कि न्याय अब होकर रहेगा। पहलगाम के पीड़ित परिवारों की तरफ से सरकार और सेना को धन्यवाद दिया जा रहा है, शुक्रिया कहा जा रहा है। और इसी कड़ी में पहलगाम में मारे गए पोनी वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता ने कहा है कि पाकिस्तान और पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की मिसाइल स्ट्राइक ने उनके बेटे की शहादत का बदला ले लिया है। वहीं देश में अब मॉक ड्रिल भी चल रही है। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो देश के कई इलाकों में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली समेत कई इलाकों में ब्लैकआउट और सायरन बजाकर लोगों को आपात स्थिति से बचने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ देश में बहुत ही तेज गति से हलचल, और इन सब के बीच झमाझम बारिश दिल्ली और आसपास। तो किस तरह ऑपरेशन सिंदूर से बेचैन दिलों को आ गया है करार, और कैसे पाकिस्तान की बढ़ गई है बेकरारी, आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इनसाइड स्टोरी इस ऑपरेशन सिंदूर की। इनसाइड स्टोरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जरा समझने की कोशिश करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सीधे उधर जम्मू कश्मीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जलील राठौर साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जलील राठौर साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। लंबा वक्त गुजारा है इन्होंने कश्मीर में, इसलिए कश्मीर की बहुत सारी जो खबरें हैं वो इन तक पहुंचती हैं और इनके विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शकील जी, आपका स्वागत है। प्रेम कुमार जी तेज-तर्रार अपने वक्तव्यों के लिए, बयानों के लिए और खासकर विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। सुनील शुक्ला जी, बिल्कुल शांतचित्त लेकिन जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सुनील जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथी पंकज चतुर्वेदी जी। बहुत कुछ रहता है इनके पास, बहुत कुछ भेज चुके हैं अभी तक इस कार्यक्रम की शुरुआत करते करते मुझ तक। तो पंकज जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। ऑपरेशन सिंदूर, रात को अचानक नींद खुली, प्रशांत जी ने फोन किया और उसके बाद हम लोग बेचैन हो गए कि कितनी जल्दी हम अपने दर्शकों तक पहुंचे, इस खबर को पहुंचाएं। सुबह सुबह फाइनली हम लोगों ने लाइव करना शुरू किया, आप लोगों ने देखा, पल पल की रिपोर्ट हम पहुंचा रहे थे। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो गया। भारत ने बदला ले लिया, पहलगाम का बदला ही नहीं बल्कि बालाकोट और ऐसे तमाम, पुलवामा, 26/11, बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ बताया गया। जब सोफिया कुरैशी अपनी बात रख रही थी और विदेश मंत्रालय के सचिव अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिखा दिया।
लेकिन आगे क्या और क्या है ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं श्रीनगर और जलील साहब के पास ही आते हैं। क्या चल रहा है उधर ये समझते हैं। हमारे रिपोर्टर्स निकल रहे थे, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन क्या चल रहा है कश्मीर में जरा आपसे समझें और यहां से आगे बढ़ेंगे। शकील जी हैं, तमाम आप साथी आप सबसे बात करेंगे। जलील जी, मेरी तरफ से सब को पैनल्स को आदाब और आपके दर्शकों को भी अभिनंदन। ये जो मामला है ये 10-15 रोज से जो चल रहा था, इसमें एक लल सा आ गया था और बीच में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई उनके बारे में भी आप सियासी सतह पे या फौजी सतह पे इससे आप बखूबी वाकिफ हैं और उसको बोलने की जरूरत नहीं है। रात को 1:15 बजे का वक्त था और मेरी नींद खुल गई धमाकों की आवाज सुन के। जैसा कि आपको मालूम है मैं एयरपोर्ट के बगल में ही रहता हूँ, तो 3 धमाके जब मैंने सुने तो कुछ इंट्यूशन आता है हमें भी वैसे पत्रकार की कुछ गड़बड़ है और स्क्रैम्बल हो रहे थे, जहाजों की आवाज आ रही थी और उसके बाद धमाके शुरू हुए। मैंने अपने एक साथी जो दिल्ली में है आतमजीत सिंह जी, मैंने उनको फोन किया, वो भी जाग रहे थे और उनको मैंने बोला कि आप जरा देखिए कि इस तरह से यहाँ गतिविधियां हो रही हैं, तो जरा देखिए कहीं जंग तो नहीं शुरू हुई। तो उन्होंने वापस फोन करके बोला कि मैंने हर जगह देखा, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। तो उसके बाद मैंने जब सोशल मीडिया पे कुछ पाकिस्तानी जो प्रोफाइल्स थे और उनके जहाँ पोर्टल्स हैं उन पर मैंने लाइव देखा। ये मैं बराबर आपको 1:45 की बात कह रहा हूँ। तो शायद मैं सबसे पहला यहाँ भी एक पत्रकार था जिसको इस बारे में पता चला, थैंक्स टू माई बीइंग नियर बाई टू द एयरपोर्ट। तो एक चीज जो इस डेवलपमेंट से साबित हो गई, इस जो कार्रवाई की गई उससे ये बात साबित हो गई कि हमारी फौजें जो हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और वो जज्बात में आके काम नहीं करती हैं और ना प्रेशर में आके काम करती हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में हम भी कई विशेषज्ञ भी इस बात से हैरान थे कि 15 दिन गुजरने के बाद भी अमूमी सतह पे जो अपर लेवल है वहाँ कोई ऐसी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ वो फोटो शूट वगैरह, उसकी मीटिंग, उनकी बातें चल रही थी और बाकी कारोबार, सियासी कारोबार भी बराबर अपने नॉर्मल में चल रहा था। खैर एनीवेज, कश्मीर के लोगों ने इस चीज को शुरू से ही रद्द किया था, जो हमारे 26 नागरिकों को, देशवासियों को, भाइयों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था और पहली बार कश्मीरी एक जुबान होकर उस जघन्य अपराध के खिलाफ खड़े हुए थे। हालांकि ट्रस्ट डेफिसिट था और अभी भी है बाहर यहाँ के कई जगहों से, कई क्वार्टर्स से कश्मीरी निशाना बना दिए गए, जबकि यहाँ लोग मॉर्निंग में लगे हुए थे, मातम में लगे हुए थे और जो सोग में लोग थे उनकी खातिरदारी और उनको आराम पहुंचाने के काम में लगे थे और कहीं से भी इस बात की आवाज नहीं आई कि उन लोगों के साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी है जिन्होंने ये अपराध किया। खैर एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ सही हुआ। अब व्हाट नेक्स्ट? आपने बोला कि बदला ले लिया गया और सही तरीके से ले लिया गया और उसमें जो बालाकोट की तरह या दीगर जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें कोई इस तरह का अपरेंट सबूत नहीं था। इस बार सबूत भी थे। जो फौज के जो 2 तर्जमान थी वो कर्नल सोफिया और क्या नाम है उनका, विंग कमांडर थी वो, उन्होंने बराबर तस्वीरों के समय सबूत भी दे दिए। खैर देश के लिए एक गर्व की बात है कि जो हमारे सैनिकों ने किया है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने किया है, लेकिन एक कड़ी इसमें गायब है। वो ये है कि जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया वो कहाँ है? जब तक वो नहीं पकड़े जाते हैं, मेरे ख्याल से न हमारे दिलों में कोई ठंडक पड़ जाएगी और न बाकी देशवासी भी ठंडक पाएंगे कि जिनके हाथों में बंदूकें थी और जिन्होंने ट्रिगर दबाया। आप एक सीन बना दीजिए और कितने कठोर दिल वाले वो रहे होंगे जिन्होंने इस तरह से हरे भरे घरों को, खानदानों को बर्बाद कर दिया और जिसमें एक कश्मीरी मुसलमान भी शामिल है। तो अभी एक तो ये चीज है। दूसरा, व्हाट नेक्स्ट? अभी की जो सूरत हाल है, आपके लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन हमें पल पल की खबर मिलती है। नौशहरा से लेके, पुंछ से लेके, अखनूर से लेके, यहाँ उरी से लेके टंगडार, करना, केरन और ये जो हमारी
दूसरी LOC के आसपास की जगह हैं, वहां पर कयामत बरपा है। जो वहां से गोलाबारी हो रही है उसमें लोग मारे जा रहे हैं। हम 10 बोल रहे हैं, हकीकी मानों में वहां कोई नहीं गया, उस चीज की पुष्टि नहीं हुई। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, गोले इस तरह बरसे हैं जैसे ओले बरसते हैं और बरसात बरसती है। और इस हवाले से शायद हमसे चूक हो गई है कि जब हमने ऑफेंसिव का मामला किया था तो हमें उस तरह की तैयारी भी होनी चाहिए थी कि 26 लोगों के साथ जो शहीद हुए और भी लोग हमारे नागरिक इसकी जद में न आते। बहरहाल नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है और हो रहा है। और फिल वक्त आगे की स्ट्रेटजी जो भी रही होगी, देश सरकार के साथ है, विपक्ष सरकार के साथ है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, लेकिन जरूरत इस बात की है जो लोग इस वक्त लाइन ऑफ फायर में हैं उनके बारे में प्रायोरिटी में सोचा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और आप चश्मदीद हैं कह सकते हैं, क्योंकि आपने उन धमाकों को सुना है और जो आप बता रहे हैं उन धमाकों को सुना, इसलिए आपसे बेहतर और कौन बताएगा, कौन जानेगा। लेकिन हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए और इस पर सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं, समझना चाहता हूं कि यहां से आगे क्या कुछ हो रहा है। जो आप कह भी रहे थे कि आगे क्या, जरा आगे बढ़ें और सीधे आना चाहता हूं पहले शकील जी आपके पास। शकील जी, क्या दिखाई देता है आपको, चूंकि आज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस चूंकि आप कवर करते रहे तो कांग्रेस का भी यहां पर पुट लेना जरूरी है। कांग्रेस ने CWC की बैठक आज अचानक क्यों बुलाई? क्या सिर्फ यही मामला था या कुछ और है? और इस मामले को कांग्रेस कितना गंभीरता से ले रही है? राजीव जी, ये सबसे बड़ा मामला है। मामला कांग्रेस के लिए 22 अप्रैल के बाद से कोई नहीं था। आप देखिए कि लगातार राहुल गांधी जो है वो इन्हीं गतिविधियों में, इसी घटनाक्रम में शामिल रहे। आज की जो CWC थी वो इस तरह इतनी जल्दी में बुलाई नहीं जाती है आमतौर पर, लेकिन उसमें कहा गया था कि जितने भी उपलब्ध नेता हैं CWC के, जितने भी मेंबर हैं वो आ जाए और उनके साथ ही हम ये मीटिंग करेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि ये भी शायद पहली बारी है कि दोनों कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ब्रीफिंग कर रहे हैं, और उन्होंने दोनों ने खुद ही पत्रकारों को वो सारी की सारी जिम्मेदारी दी। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि उन्होंने अपना समर्थन तो सरकार को दोहराया ही है, सेना के साथ अपनी एकजुटता तो जाहिर की है, कि ये कहा है कि कल जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो उसमें प्रधानमंत्री को आना चाहिए। जी, पिछली मीटिंग में राहुल गांधी गए थे, लीडर ऑपोजिशन, नेता राज्यसभा के भी गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए थे। आपको शायद हमने बताया भी होगा कि उस CWC में ये चर्चा भी हुई थी कि अगर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, उस वक्त तक तय हो चुका था कि नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे लीडर ऑपोजिशन को नहीं जाना चाहिए। मगर राहुल वहां गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और आप याद रखिए कि राहुल अमेरिका से सीधे लौटते ही CWC में गए, 2 मिनट का मौन रखवाया, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में गए, शाम को कैंडल मार्च में गए, फिर सीधे कश्मीर पहुंच गए, कानपुर पहुंच गए, उसके बाद अभी नरवाल गए हरियाणा में, वहां पे। तो राहुल गांधी लगातार जो है देश के साथ, सेना के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और साथ ही ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो मारे गए हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवारों के साथ हम हैं। जी, देखिए ये जो है मामले के बहुत सारे पहलू हैं और इन पे धीरे धीरे सब पर बात हो रही है। आज जब ब्रीफिंग शुरू हुई और जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने जो ब्रीफिंग की तो उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले के जरिए चाहता था कि भारत में हिंदू मुसलमान तनाव बढ़े। जी, और हमारी देश की जनता ने उसको डिफ्यूज कर दिया, उसको होने नहीं दिया। भारतीय सेना ने जो एक काम किया रात को 1:05 से 1:30 तक, और उसके बाद जो सुबह 10:30 बजे ब्रीफिंग में किया, वो दोनों काम बेमिसाल है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लाके उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट मैसेज दिया कि भारत में हर नागरिक बराबरी के साथ आपसे लड़ रहे हैं, हम सब एक हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज था।
हम फिर याद दिला रहे हैं कि विक्रम मिस्त्री ने शुरुआत यहां से की कि पाकिस्तान ये चाहता था और हमने उसको डिफ्यूज किया। हमने से मतलब उन्होंने नाम लेके भी कहा भारत की जनता ने, और यही काम भारतीय सेना ने किया। कर्नल सोफिया कुरैशी को इस मौके पे लाके भारत ने, हमारी सेना ने एक साथ कई मैसेज दिए। पाकिस्तान को तो दिया ही है जो इसके जरिए हिंदू मुसलमान करना चाहता था, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत बड़ा मैसेज दिया कि देखिए पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी देश है, देखिए पाकिस्तान जो एक धर्म आधारित देश है, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और साथ ही कहना नहीं चाहिए मगर ये मौका ऐसा है कि हमारे देश में भी कुछ लोग जो हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जिन्होंने हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया था, उनको भी एक मैसेज दिया भारतीय से कि देखिए ये सब मत करिए, हिंदुस्तान एक है, हम लोग एक है, हमारी सेना एक है। और ये आज की ब्रीफिंग में हम जो अपनी सबसे बड़ी सेना जो होती है हमारी थल सेना, उसकी जो अधिकारी को लेके आए हैं, जिससे आपको ब्रीफिंग करा रहे हैं, वो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं जी। इससे बड़ा मैसेज कोई हो नहीं सकता। और अभी आपने सुनाया उनके फादर का, वालिद का, ताज साहब के, सोफिया के, जो उन्होंने कहा, और कुछ हिस्से और हैं जो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मैं खुद तो रहा ही हूँ, मेरे फादर भी रहे हैं, मेरे दादा भी रहे हैं, कई पीढ़ियों से। हमें एक शेर याद आता है, गालिब का है, पता नहीं जो लोग नफरत फैलाते हैं उनकी समझ में कितना आएगा, लेकिन हम बोल देते हैं। वो गालिब ने कहा था, सो पुश्त से है पेशाए आबा सिपहगरी, सो पुश्त यानी 100 पीढ़ियों से पेशाए आबा सिपहगरी, फौज में रहना, फौज में लड़ना, देश के लिए लड़ना, आबा सिपहगरी, कुछ शायरी ही जरिया है इज्जत नहीं मुझे। सिर्फ ये जो शायरी में करता हूँ, जो मैं लिखता पढ़ता हूँ, ये हम पत्रकारों पे भी लागू होता है, सिर्फ इसी से हम सम्मान प्राप्ति के इच्छुक नहीं हैं। हमारा सम्मान जो है एक हमारी उस वंश परंपरा से भी है जो देश के लिए लड़ा है, जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। सो पुश्त से है पेशाए आबा सिपहगरी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और आज आप, हाँ जी हाँ, बस हम खत्म कर रहे हैं बात अपनी। तो ये जो मैसेज है, अब आगे क्या होगा, आगे सबसे बड़ी चीज है, देखिए सेना हमारी बहुत समर्थ है, वो तो कभी भी सबक सिखा सकती थी, लेकिन देश के अंदर ये एकता, भाईचारा, ये मोहब्बत और ये जज्बा बने रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और विपक्ष ने इस वक्त एक ऐसा काम किया है, ये भी 70-75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरह बिना शर्त खुल के समर्थन जो है सरकार को देना। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले राउंड में आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पर जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया, और सेकंड राउंड में जब आएंगे हम तो आगे क्या होगा इस पर जरूर खुल के हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट राउंड में कम से कम इस पर प्रतिक्रिया अपनी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे हमारे 7 विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत इस्तकबाल करता हूं। जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे ऑपरेशन को? 14वें दिन यह ऑपरेशन रात के 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट में पूरा का पूरा जो 9 टारगेट्स थे, 9 टारगेट, उन 9 टारगेट्स को तबाह कर दिया गया। लेकिन क्या यहां पर जो भी क्रम चला है, इसमें पहलगाम हो या पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हो, या ऐसी तमाम घटना जो 26/11 मुंबई का, सबका बदला लगता है आपको ले लिया गया? सुनील जी की आवाज नहीं आ रही। रहे हैं कि जी गर्व का हमेशा प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए गर्व का विषय रही है। वह फिर एक बार हम सभी लोगों का सीना चौड़ा किया है और बहुत गर्व का मौका दिया है। जो ये ऑपरेशन हुआ बहुत ही शानदार तरीके से हुआ, और जहां तक मेरी स्मृतियां मेरे साथ हैं, उसमें 1971 के बाद ये संभवतः पहला ऑपरेशन है जिसमें सेना के तीनों अंगों ने एक साथ मिलकर कार्रवाई की। और दुनिया में भी, दुनिया के पैमाने पर भी भारत ये संदेश देने में कामयाब रहा कि वह यह जो स्ट्राइक हुई है उसके लिए उसको अधिकार प्राप्त था, उसका हक था। उसकी सीमा पर, उसके सीमा के भीतर घुस करके उसके निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमले हुए हैं और 26 लोगों की जान गई है। तो ऐसे लोगों को कानून के सामने लाने या उनके साथ निपटने का अधिकार भारत को है। भारतीय सेना ने किसी भी, जो सेना के अधिकारियों ने भी कहा कि किसी भी जो मानक हैं उसका उल्लंघन नहीं किया।
वह किसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया, संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया, नागरिक ठिकानों पे हमले नहीं किए, सैन्य ठिकानों पे हमले नहीं किए, केवल उन ठिकानों पे हमले किए उनकी पूरी तरह शिनाख्त करके जो पहलगांव की घटना के लिए जिम्मेदार थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो जिस तरीके से इसको क्रियान्वित किया गया, भारतीय सेना ने जिस तरीके से क्रियान्वित किया है, निश्चित रूप से गौरव का विषय है। और जो बात कही शकील जी ने कि कहीं से भी जो जिस तरीके का एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, आज की ब्रीफिंग में बहुत ही शानदार तरीके से उस सभी पूरे अभियान को खारिज कर दिया। एक जो देश की एकता की बात, सभी देश के सभी नागरिकों के बीच में एक आपसी समझ की बात, जिसकी आवश्यकता होती है युद्ध के समय में, अरे इस तरह के संकट के समय में, उसका जबरदस्त तरीके से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और यह केवल जो प्रतीक के रूप में जो कर्नल सोफिया को ले आए या विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर व्योमिका सिंह ने जो बातें रखी और जितने आत्मविश्वास के साथ इन दोनों अधिकारियों ने और विदेश सचिव ने अपनी बातें रखी, वो बहुत ही शानदार रहा। ये मैं ये मान के चलता हूं कि जो संदेश भारत देना चाहता था दुनिया के पैमाने पर और पाकिस्तान को भी, वह संदेश देने में सफल रहा। पाकिस्तान को अगर थोड़ी भी अकल होगी तो वह किसी प्रतिकार के लिए तैयार नहीं होगा, और मेरा अपना मानना है कि उसको प्रतिकार करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा अभी मानना है कि उसके पास कोई वजह भी नहीं है। अगर आपकी सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ, आपके सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं हुए, आपके नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं हुए, तो किस बात का प्रतिकार आप करेंगे? आतंकवाद से आप खुद भी प्रभावित हैं। वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आतंकवादी उनके देश में पलते रहे हैं, तो आपको तो भारत का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को समाप्त कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि थल सेना अध्यक्ष जो है पाकिस्तान के, उनका रवैया क्या होगा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे वह सब कुछ धूल धूसरित हो गया, खत्म कर दिया भारतीय सेना ने। तो उस अपनी आभा को पुनर्वापस के लिए वो क्या कर सकते हैं, और अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। यह इस ऑपरेशन ने साबित किया। कुछ भी इस 35 मिनट के अभियान में, 25 मिनट के अभियान में पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई, या जो प्रोपेगेंडा तमाम तरह की प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन कोई उसे विश्वास नहीं कर रहा कि जो बात आप कह रहे हैं उस बात में कितना दम है। यह जरूर है कि एक बात जो कही जा रही है कि 9 मई इम्पॉर्टेंट का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान संभवतः विश्व बैंक से उसके आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक कुछ बिलियन डॉलर का एक पैकेज मिलना है। उस पैकेज के इंतजार में हो सकता, क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आप किसी आर्थिक पैकेज की उम्मीद करते हैं और आप युद्ध शुरू करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार से फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, सदस्य देश से आपत्ति कर सकते हैं। तो ये 9 मई, मुझे लगता है कि 9 मई तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा कि वो उस पैकेज को मिलने के बाद पाकिस्तान की स्थिति क्या होती है, या उस 9 मई उस पैकेज के इंतजार में वह अपने आप को रोके रखता है। बावजूद इसके मेरा अपना यह मानना है कि पाकिस्तान को इन स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, और जो भारत उसको संदेश देने की कोशिश कर रहा है उसको सही परिप्रेक्ष्य में स्वीकार भी करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ, अभी खबर आई है कि पुंछ सेक्टर में उन्होंने किसी गुरुद्वारे पे हमला किया उनके लोगों ने, क्या उससे मिलने जाने वाला है? आप तो अपने नागरिकों को उसके विरुद्ध भी नाराज कर देंगे। अगर सिख समुदाय के लोग मारे जाएंगे और आप गुरुद्वारों पे हमला करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको नहीं मिल सकता, आप अपने जनता को नाराज करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो यह हताशा की स्थिति में इस तरह का प्रतिकार निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए उचित नहीं है। और मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने सभी देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा किया है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक गर्व से भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने, खासकर इन दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था जैसा बताया गया है, और इसमें आर्मी का इसमें अभी योगदान नहीं है। आर्मी को शायद पीछे इसलिए रखा गया होगा क्योंकि आर्मी का मतलब है सीधे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस। सुबह 10:30 बजे
जी, वो एक साइकोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि अब हमको 22 तारीख के अटैक को समझना होगा। 22 तारीख के अटैक की मंशा क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे? जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चौपट करना, टूरिज्म को खराब करके, भारत की सार्वभौमिकता को चुनौती देना, और तीसरा उनका जो था कि भारत में सांप्रदायिक दंगे करवाना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, धर्म पूछ के मारने की जो बात आई, उसका जवाब इंडियन फोर्सेस ने रात के 1 बजे भी दिया, और उसका जवाब 10:30 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लाकर दिया। और एक बहुत खूबसूरत मैसेज गया, और मैसेज भी 2 अच्छे गए। एक, भारतीय सेना की मैच्योरिटी दिखाई देती है, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप, उसकी मैच्योरिटी ये दिखाई देती है। राजीव जी कोई भी काम करे, जो सबसे बड़े बड़े अधिकारी, अब तक हमने यही देखा कि जब भी कुछ होता था तो कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई मेजर जनरल आके ब्रीफिंग करते थे। कभी इन छोटे अधिकारियों को या मध्य वर्ग के अधिकारियों को मौका नहीं मिलता था ब्रीफिंग करने का। और इतना बड़ा मामला जिसमें पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, वहां पे वो 2 महिला अफसर को लेकर आए। व्योमिका सिंह हेलीकॉप्टर पायलट है, और सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में कर्नल हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में रह चुकी हैं, लंबा उनका ऑपरेशन पराक्रम में उनका बड़ा रोल रहा है। तो इन 2 काबिल अफसरों को लाकर बहुत मैच्योरिटी का संकेत दिया भारतीय सेना ने, और बड़े अधिकारी पीछे रहे। कितनी बढ़िया बात है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को भी सोचना चाहिए, दूसरी संस्थाओं को सोचना चाहिए कि आप जो वाकई जो लोग काम करते हैं उनको आगे बढ़ाएं। तो बहुत स्पष्ट संदेश था, और सोफिया कुरैशी को लाने का संदेश भी बहुत बढ़िया था कि जो पाकिस्तान का मोटिव था, और यहाँ पे भी हम क्यों हिचकें इस बात को, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन नफरती बयानों से। उसके बाद जो घटना 22 तारीख घटना के बाद जी, तो जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा। तो उनको भी बहुत स्पष्ट संदेश इंडियन आर्मी की तरफ से मिला है। और एक आखिरी बात इस राउंड में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह राष्ट्रपति से मिले हैं और उनको ब्रीफ किया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन उसके बाद से प्रधानमंत्री किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ आने से पहले भी मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, तो उसके क्या कारण है ये हमको अभी मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री इस जवाबी कार्रवाई के 16 घंटे बाद भी अगर पब्लिक डोमेन में आके कोई बयान नहीं आया है, थोड़ा सा इस पे हैरत का मामला है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मामले में लगातार ट्वीट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, देश की जनता को संबोधित करते हैं, लेकिन अभी तक पीएम ने कुछ नहीं कहा। इसके क्या मायने हैं ये भी समझना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ इस घटना के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इस घटना के आगे पीछे की स्टोरी समझने की जरूरत भी है। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास, फिर पंकज चतुर्वेदी जी के पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? प्रेम कुमार जी शायद नहीं है, खैर जब तक आते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, कैसे आप देखते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, मजेदार चीज है कि जिसको हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं ना कि ठह के मारना, यानी चुनौती देना और मारना। इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर रात में 1 बजे के आसपास लिखा, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। बता दिया था कि हम आ रहे हैं, और उसके बाद में स्ट्राइक हुआ। जहां तक सोफिया कुरैशी की बात है, तो हमारे लिए, मेरे लिए एक बड़ा व्यक्तिगत गौरव का मसला है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि सोफिया कुरैशी
बुंदेलखंड के नौगांव से हैं, मेरे जिले से ही, छतरपुर जिले के नौगांव में क्या उनका मूल रूप से परिवार रहने वाला था। इनके पिताजी आर्मी में मेजर पद से रिटायर हुए, बाद में लोग बड़ौदा में शिफ्ट हुए। आज भी उनके परिवार के लोग जो सुलेमान वगैरह हैं वो लोग नौगांव में रहते हैं। तो हमारे लिए एज ए बुंदेलखंडी भी इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड कि हमारे यहाँ से एक लड़की निकलकर और मुल्क को के लिए इतना, मुल्क नहीं पूरे दुनिया के लिए इतना बड़ा संदेश दी। जी, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, लेकिन जैसे हमारे दोस्त श्रीनगर से जो जुड़े हैं उनकी बात को मैं फिर से आगे लेके आना आऊंगा। हमने आखिर ऐसा क्यों नहीं सोचा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। मेरे मुल्क के एक आदमी की भी बेवजह जान जाना ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने पहलगांव में हमारी लापरवाही के कारण 26 जान गंवा दी। और एक चीज बहुत साफ आपको बताऊं कि हम जिस बदला लेने की बात कर रहे हैं, हम सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बदला लेना, सबक सिखाना, सिंदूर लगाना, ऑपरेशन सिंदूर करना, कोई भी चीज पहलगांव की उस लापरवाही के कलंक को नहीं मिटा सकती जिसके कारण ये 26 बेकसूर मारे गए और आज हम इस हालात में खड़े हैं। एक चीज। दूसरी चीज, पुंछ के हालात अच्छे नहीं है। वहां पे बहुत सारे बच्चों को चोट लगी है, 3 सिख लोगों के डेथ का सवाल है। और जिस प्रकार से सीमाई कश्मीर में पिछले 3 दिन से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि पाकिस्तान को कश्मीरियों से कोई लगाव नहीं है। पाकिस्तान को जिन लोगों को भड़काता है कि हम तुमको खालिस्तान देंगे या वो देंगे, उन सिखों से भी उसको कोई लगाव नहीं। हालांकि कोई भी सिख उसके चक्कर में नहीं है, वो उन्हीं लोगों की जान ले रहा है। आप इस एंगल से, इस नजरिए का सोच के देखें। और तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी और के बयान से सब कुछ ढल गया, ऐसा नहीं है। आज भी वो ही घटिया लोग, मैं 3 लोगों के नाम ले रहा हूं, एक सुशांत सिन्हा पत्रकार, एक दूसरा वो जो आचार्य प्रमोद कृष्णन, और तीसरा कपिल मिश्रा। ये तीनों CWC की मीटिंग के बाद निकले, राहुल गांधी और उसकी पूरी टीम का जो विजुअल चल रहा है उसके बारे कमेंट लिख रहे हैं, देखो ये लोग कितने दुखी हैं, इनके चेहरे से देखो। यानी आज की तारीख में भी ये लोग नफरत, देश की जो एक साथ पूरे लोग खड़े हुए हैं उसके ऊपर कलंक लगाने का काम अपने तरीके से कर रहे हैं। जब तक हमारे देश के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग जो संकट के काल में भी अपनी नफरतों से, अपनी कम अकली से और बदतमीजी से बाज नहीं आ रहे हैं, उनको सबक नहीं सिखाया जाता। वो कौन सबक सिखाएगा? आप देख लीजिए, पिछले 10 दिन से हिमांशी नरवाल, लखनऊ वाली बच्ची, या शैला नेगी नैनीताल की, उसके लिए अभद्रता, अश्लीलता की बातें हो रही थी। कोई बीजेपी के बड़े नेता ने आकर क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि ये गंदा काम कर रहे हैं, आप ये मत करें? आप माफ करिए, आप लोग कहेंगे बहुत ऑल इज गुड गुड, बहुत सारे लोग हैं डरे हुए हैं, कई लोगों के यूट्यूब चैनल बंद हो गए, लोग सोचते हैं हम बहुत पॉजिटिव। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। आज की तारीख में भी वही हरकतें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, हाँ ने नाम है, राइटर कुछ कह रहा है, हिंदू पोस्ट लगाता है, अपनी पोस्ट को हटा लेता है, राइटर कुछ अलग एंगल से लग रहा है। अभी शाम आते आते बहुत सारी बातें होने लगी हैं कि हमारे कुछ एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है। बठिंडा में एक जहाज गिरा है जिसके अंदर चरखी दादरी का एक मजदूर था, वो मारा गया है। वो कैसे गिरा हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा पुलवामा के आसपास की भी कुछ खबर है जिसको लोग बड़े धीमे से दबा रहे हैं। ये आप जान के चलिए कि ये उस समय से का ऑपरेशन बालाकोट टाइप का नहीं है जब पाकिस्तान चुप रहे हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी इस समय दबाव है कि उसको रिएक्शन करना है। वो बर्बाद होने को घूम रहा है, वो एक असफल देश है। उसके पास में जितने चीनी खिलौने इकट्ठे थे, जिसके अंदर लो लेवल डिफेंस रडार सिस्टम चीन से लिया हुआ है, उसने स्वीडन से लिया हुआ था जिसको जिराफ कहते हैं, कोई भी उसका काम नहीं कर रहा है।
बिल्कुल। और हमारी मिसाइलों ने उसको सटीक मार की, उसका राडार सिस्टम ही काम नहीं किया। लेकिन हमको अब और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो दुष्ट इंसान विचारधारा के लोग हैं, जो दुष्ट देश है, रजिस्टर्ड जो शैतान मुल्क है, वो शैतानी में अपनी बर्बादी की परवाह नहीं करता है। बिल्कुल। और हमारे देश के हर इंसान की जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने उन 26 जानों के कारण युद्ध की स्थिति तैयार कर ली। जी राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 26 जान गई और युद्ध की स्थिति तैयार हो गई। आज अफरा तफरी का आलम है, देश में कोई भी चैन से तो नहीं है, लेकिन सेना भी इस वक्त जिस ढंग रात दिन जिस ढंग से काम कर रही है, वो भी चैन से नहीं है। शांति सबसे बड़ी चीज है और वो होनी चाहिए शांति, लेकिन जो कुछ हुआ उसके भीतर की स्टोरी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, इनसाइड स्टोरी। आखिर हुआ तो क्यों हुआ और आगे क्या होगा, आगे क्या होगा सेकंड राउंड में, लेकिन हुआ क्यों हुआ, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, ये जो पूरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, इसका जो ब्राइट साइड है, जो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, वो ब्राइट साइड अटैक से ज्यादा अटैक की व्यूह रचना है। हमें व्यूह रचना में दोनों पार्ट है, एक तो उसका हमला करना, एग्जीक्यूट करना वो, और दूसरा जो टीम कर रही है और उसको जिस तरह से महिलाओं के नेतृत्व में दिखाया, बताया, समझाया गया, और उसमें भी हिंदू मुस्लिम महिलाओं का जो समुच्चय संयोजन दिखाया गया, ये अपने आप में इस पूरे अभियान की खूबसूरती है। क्योंकि इसमें एक जितना स्ट्राइक से हम अचीव कर रहे हैं पाकिस्तान के भीतर आतंकियों पर, आतंकी शिविरों पर, मैं क्षमा के साथ बोलना चाहता हूं कि आतंकी शिविर तो फिर पैदा हो जाएंगे, पैदा होते रहे हैं। अभी भी जो सूचनाएं हैं, हमारी आईबी ने 21 आतंकी हम ठिकानों के बारे में सूचित किया, उसमें 9 पर अटैक हुए, यानी अब भी वहां आतंकी शिविर हैं। पहले इसकी संख्या 38 और 46 बताई जा रही थी, हो सकता है कुछ समेट लिए गए हो आसपास में, चूंकि इस वक्त दौरान वक्त भी मिला पाकिस्तान को अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को लाने का, तो ये हुआ हो। लेकिन इस पूरे हम ये कह रहे हैं कि आतंकी तो फिर से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसका आका वहां बैठा हुआ है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो आतंकी हमारे देश में हिंदू मुसलमान करना चाह रहे थे, धर्म का नाम, धर्म पहचान करके हत्या कर रहे थे, हमारे देश ने संकेत दिया, ये हमारी सेना ने तय किया, तो उनकी तारीफ करनी होगी। और नरेंद्र मोदी जी का अगर इसमें इनपुट है तो उनकी भी तारीफ करनी होगी कि इससे देश में वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया कि आप धर्म पूछ के मारेंगे, हम धर्म भूलकर जवाब देंगे। ये जो गया है, ये देश की एकजुटता का प्रतीक है। और ये एकजुटता, वो बात जो कि शहीद नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के लिए जो कुछ भी हुआ, और पूरे देश में जो एक पूरे ब्रिगेड ने, जो नफरत ब्रिगेड है, उसने जो देश को इस आक्रमण को भी, आतंकी मंसूबे को ही बढ़ाने का काम किया, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया, उसको ये करारा जवाब है। और हम सोच नहीं सकते थे कि मोदी रिजीम में इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, मोदी सरकार से हमें इस मैसेज की उम्मीद नहीं थी, जो मैसेज उन्होंने दिया इस प्रेस ब्रीफिंग में आज सामने आया। तो हम इस चीज की, इस खूबसूरती की प्रशंसा करने के लिए खुले मन से बैठे हैं। ये एक ऑपरेशन सिंदूर का जहां तक सवाल है, वो सवाल बनता है, लेकिन इसमें और भी जो बातें हैं जो हम कहना चाहेंगे। हमें लगता है आपने मुझे चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के ही बारे में पहले टर्म में कहने को कहा, तो हम इसको यहीं पर सीमित रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर, और इसके जरिए
पाकिस्तान को हमने क्या दिया, पाकिस्तान को कितना सबक सिखाया, कितना मजा चखाया, ये सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सेना का पराक्रम हमेशा ऊपर रहा है, अव्वल दर्जे का रहा है। भारतीय सेना हमेशा ऊपर रही है, आप जानते हैं। पाकिस्तान के साथ हम 3 बार ऑलरेडी आमने सामने हो चुके हैं और उसके बाद क्या जंग की कोई नौबत है या यहाँ के बाद अब शांति है, खामोशी है, ये भी समझने की जरूरत है। आगे आएंगे, आगे क्या कुछ हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी आपकी। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे साफ दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जो होता है कि जो सांप होता है उसका अगर आप फन पूरा नहीं कुचलते हैं तो फुफकारता है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से उस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन हमारी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत मजबूती के साथ जो संदेश देने थे, एक तो आतंकियों का जो एजेंडा था उसको ध्वस्त किया और आतंकवाद के गढ़ जो थे उनको ध्वस्त किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि सारी दुनिया को जो है अब ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जिन ठिकानों पर हमले किए गए उनमें सबसे बड़ा ठिकाना जो था वो यूनाइटेड नेशंस की आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर का ठिकाना भी था। और मसूद अजहर ने खुद स्वीकार कर लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, कि उसके परिवार के 10 लोग और उसके 4 सहयोगी जो है वो उसमें मारे गए हैं। तो पाकिस्तान अगर इसको भारत बनाम पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है तो सारी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ही जो है वो आतंकवाद की जननी है। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि अब कूटनीतिक स्तर पर प्रयास होने चाहिए। और आज जिस तरीके से खबरें आई हैं कि हमारे एनएसए ने भी जगह जगह बात की है, कई से बात की है और लगातार जो है कूटनीतिक संपर्क किए जा रहे हैं, तो इस पे अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो रास्ता है वो पाकिस्तान को कूटनीति की बिसात पे जो है शिकस्त देने का है। हमें जो अपना दिखाना था शौर्य वो दिखा दिया, लेकिन अब असली लड़ाई जो है वो कूटनीति की बिसात पे, चूंकि युद्ध जो है उसमें आगे बढ़ने से कोई हल निकलने वाला किसी भी तरीके से नहीं है। युद्ध अगर होगा तो पाकिस्तान जगह जगह कटोरा लेके फिर जाएगा, मदद मांगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि कूटनीति का सहारा अब लेना चाहिए, यानी डिप्लोमेसी भी बहुत जरूरी है और खासकर 2 देशों के बीच तो इसकी सख्त जरूरत पड़ती है। प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं अब आगे की रणनीति कहां तक? हालांकि यहां हम जो भी करेंगे एक विश्लेषणात्मक चर्चा हम कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, किसी के ऊपर न दबाव बनाने की कोशिश किसी भी ढंग से नहीं। सेना के हम साथ हैं, लेकिन विश्लेषण भी जरूरी है। आगे की रणनीति पर भी चर्चा होना चाहिए। प्रशांत जी, पहली बात की राजीव जी की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। जैसे वो गोलाबारी जो है वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके में कर रहा है, तो किसी बड़े पैमाने पर भी वो कर सकता है, इसकी पूरी गुंजाइश है। और इसलिए जो मॉक ड्रिल हो रहा है उसका भी अपना एक महत्व है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि दुनिया के सामने आज कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नक्शों के साथ, तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ दुनिया के सामने सबूत आ गए पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से टेरर नेटवर्क चलता है। पूरा डिटेल के साथ आ गए, कितने किलोमीटर अंदर है, कौन सा किसका हेडक्वार्टर है। हम लोगों ने सुबह अपनी लाइव में भी इस बात को सबको बताया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दस्तावेज पूरी दुनिया के सामने अब है और ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से आगे जो कूटनीति की बात हो रही है वो होगी। प्रधानमंत्री को यूरोप जाना था, लेकिन ये जो कैंसिल कर दिया उन्होंने, वो उसको उन्होंने पोस्टपोन किया है, अभी यात्रा को टाला है उन्होंने। लेकिन कूटनीतिक जो पूरी एक्सरसाइज है वो फुल स्विंग में होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग तक करवा दी इस मुद्दे पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो अब दुनिया के सामने एक सबूत है और बहुत मैच्योरिटी का, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत मैच्योरिटी का जो है ऑपरेशन हुआ है कि किसी भी मिलिट्री या सिविल ठिकानों पर कोई हमला नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन आतंकवादी ठिकानों पर हुआ है जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनली डिफेंड नहीं कर सकता।
कल को जाएगा तो क्या पूछेगा। दूसरा कि अब आगे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति कैसे टर्न लेती है। और एक और जो बड़ा एक कार्रवाई चल रही है पाकिस्तान की तरफ से जिसमें देश का ध्यान होना चाहिए, वो है सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के जरिए भारत में गलत सूचनाएं, अफवाहें और लड़वाने का काम, सांप्रदायिकता का काम पाकिस्तान की तरफ से बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से हो रहा है। और इसमें भी मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहता हूँ राजीव जी। जब ये पूरा चल रहा था उस वक़्त एक 2 फैक्ट चेकर्स हमारे देश के, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ के और डी फ्रैग के सुजात कादरी, ये लोग लगातार रात भर लगे रहे। और मैं उन्हीं में से कुछ आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम चल रहा था, क्या पाकिस्तान कर रहा है। नाम कुछ सुनिए आप। एडमिरल अरुण प्रकाश, कर्नल हाथी आरावी, मेजर जनरल बिशंबर, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, तेजस्वी प्रकाश, इंडियन एयर चीफ मार्शल संजय कुलकर्णी, ये नाम आपने सुने। ये सब पाकिस्तानी हैंडल्स हैं, ये पाकिस्तान के चलाए हुए सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अफसोस की बात है कि बीजेपी कुछ एमपी भी इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, इनकी कही हुई बातों को आगे बढ़ा देते हैं। इनको रात भर पाकिस्तान के गलत क्लेम आते रहे। ये भी क्लेम आया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे हमला हो गया है, ये भी क्लेम आया कि लोग मर गए। बहुत सारे गलत क्लेम आते रहे और वो सब पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से आ रहे थे, जिसको भारतीय लोग भी कुछ आगे बढ़ा रहे थे। बहुत अफसोस की बात है, जिम्मेदार लोग आगे बढ़ा रहे थे। इन 2 लोगों ने, मोहम्मद जुबैर और सुजात कादरी ने, इनको लगातार इनको एक्सपोज किया रात भर। मैं देख रहा था। तो ये भी एक एरिया है जिस तरफ भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं जलील साहब आपके पास। क्या श्रीनगर में हालात ठीक हैं? एक तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दूसरा, क्या कुछ खबरें उधर से आ रही हैं? अभी बहुत सारी बातें, बहुत कुछ चल रहा है। मैं बहुत, जैसे कह रहे थे प्रशांत टंडन जी की सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, बाकी कहाँ क्या चल रहा है, इस पे नहीं, जब चूंकि देश उस कगार पर है जहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वैसे में जब तक पुष्ट सूचनाएं नहीं हो, हम इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक, हमारे तमाम दर्शक साथियों तक हम नहीं पहुंचाएंगे जब तक पुष्ट ना हो, यह वादा है। और अगर अपुष्ट है या कहीं फैक्ट चेक की जरूरत है, हमारी टीम फैक्ट चेक करके आप तक पहुंचाएगी। जलील साहब का शायद वहां लाइट चली गई है और लाइट जाने की गति अभी बढ़ गई है सब तरफ, ये भी याद रखिए, क्योंकि इस वक्त जब चर्चा कर रहे हैं, जलील साहब आ रहा हूं आपके पास, लेकिन लाइट जाने की गति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मॉक ड्रिल चल रही है अभी पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे। और हालांकि खबर आई थी जम्मू कश्मीर से मॉक ड्रिल वहां कैंसिल कर दिया गया है, आज मॉक ड्रिल वहां नहीं करवाया, लेकिन कल डल झील में हुई थी। मेरा भी यही सवाल है। हम जो हैं, हम लाइन ऑफ फायर में हैं, मतलब हम रेंज में हैं, जम्मू कश्मीर गोलाबारी की रेंज में है, और बिहार और दूसरी जगहों पे मॉक ड्रिल बराबर जारी है, जहां पर इस चीज का कोई एक्सेस नहीं है, मतलब उतनी मार नहीं है पाकिस्तानी गोलों की, जबकि हम फायरिंग रेंज में हैं। यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्यों, जो कि शेड्यूल था कि आज यहाँ भी मॉक ड्रिल होगी, यहाँ मॉक ड्रिल नहीं कराई गई, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। ये एक चीज है जो लोग सोचते हैं कि यहाँ के लोकल इश्यूज को लेके या सेफ्टी को लेके नॉन सीरियसनेस बरती जा रही है। दूसरा, जो आपने कहा कि शकील जी ने कहा और पंकज जी ने कहा कि ये जो हमारी कर्नल सोफिया हैं, उनका आना और उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहमियत के देना और उनसे वक्तव्य दिलाना एक मैसेज है। किसके लिए मैसेज है? ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने इन 15 दिनों में मुल्क भर में, मैं शर्माऊंगा नहीं, वो किसी को नहीं, जो हकीकतें हैं वो कहनी चाहिए। जब तक देश के अंदर हमारी एकता नहीं होगी, जब तक हम एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे, तब तक बाहरी दुश्मन से निपटना आसान नहीं होता है। तो देश के अंदर
पहले हमें माहौल ठीक करने की जरूरत है। और ये जो अभी शायद पंकज जी ने कहा कि मुझे अचंभा हुआ कि इनको कैसे लाया गया, बात ये है कि ये फौज का फैसला था। फौज जो सेक्युलर होती है, फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो सेक्युलर होता है, और ये शायद फौज के अंदर का फैसला था कि इस तरह किया जाए। और इस तरह उन्होंने न सिर्फ लोगों को, देशवासियों को, बल्कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को भी एक पैगाम दिया कि मुल्क में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक सिंबल था, सिंबॉलिक था। असल पैगाम जो दिया वो हमारी बेटी, विधवा बेटी हिमांशी ने दिया, और जो नैनीताल की बच्ची थी हमारी, उसने दिया। आप आज भी देखिए ऐसे ऐसे लोग जिन्हें मुंह नहीं लगाना चाहेंगे, आप डंडे और कटासे हाथ में लेके किसी भी टोपे वाले को, किसी भी रिक्शा वाले को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। एक गरीब आदमी एक फेरी वाले को पकड़ के इतने मुश्तंडे 10-20 लोग उस पर सवार होके उसको मार रहे हैं। आप देश के अंदर ये बातें जो हैं, ये हमारी होम मिनिस्ट्री से आनी चाहिए थी, बल्कि प्रधानमंत्री की लेवल से आनी चाहिए थी, जो हिमांशी या उस बच्ची ने, हमारी नैनीताल की बच्ची ने कहा। तो पहले हमें देश के अंदर, आप कह रहे हैं कि अब क्या करें, के अंदर जो हालात हैं, जो सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया है, उन पर रोक लगाने की जरूरत है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है, ताकि माइनॉरिटीज, देखिए हम कश्मीरी, हमारे बच्चे क्यों आना पड़ा, कोई बिहारी क्यों नहीं वापस गया, कोई यूपी वाला वापस क्यों नहीं गया अपने देश में, बच्चों को ही क्यों, एक तो हम लाशें उठा के यहाँ अपने भाइयों की, जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उनका सोग मना रहे थे, और हमारे बच्चे बाहर पिट रहे थे। और उस पर तुर्राई, आज मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा कि एक लेडी कह रही थी बड़ी, और उस पर कितना उसको एग्री कर रहे थे लोग कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं कश्मीर से, इनको कंधे पे उठा के बच्चे को, ये एक आदमी कैसे सारे काम करेगा, 11 लोगों को भी बचाएगा, बच्चे को भी कंधे पर, ये सारे मिले हुए हैं। अभी तक हमारे ऊपर से ये दाग नहीं धुला है। पहली बार कश्मीर में एक जबान से लोगों ने इस वाकये की जितनी भी भर्त्सना की जाए और जिस हिसाब से करनी चाहिए थी वो उन्होंने किया। लेकिन अगर आप सरकारी सतह पे या देशवासियों की तरफ से इस तरह की दिल आजारी करने वाली या दिल दुखाने वाली बातें होंगी, तो शायद हम पाकिस्तान से निपटेंगे, लेकिन यहाँ बैक टू स्क्वायर वन होगा। ये भी एक खतरा है, अभी ये भी देखने की जरूरत है। और साथ में हमें ये भी देखना है, जब हम आगे की स्ट्रैटेजी तय करेंगे तो इसमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखेंगे। तो डिफेंस के हिसाब से हमें ये भी देखना है कि हमारा नुकसान कम से कम हो। रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है लोकल जो हमारे न्यूज पेपर थे, और हमने खुद भी देखा कि श्रीनगर में एक जहाज गिरा था, अखनूर में एक गिरा है, और क्या कहते हैं पांपोर में एक गिरा है, अखनूर में एक गिरा है, रामबन में एक गिरा है, और भटिंडा में एक गिरा है। ये तो इसकी पुष्टि हो गई है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन एरियाज को कवर कर लिया था। अगर ये चीजें सच हैं तो हुकूमत को आके सामने, गवर्नमेंट को आके इसकी जानकारी देनी चाहिए लोगों को। इससे भी एक वो बेचैनी बढ़ जाती है कि हमारा नुकसान अगर हुआ है हमें क्यों बताया नहीं जा रहा है, अगर नहीं हुआ है तो ये कैंपेन को क्यों चलाया जाने दिया जा रहा है कि हमें इस तरह की क्षति हुई है, जो कि 600,000 करोड़ के 600 मैंने कितना ये किया था, जो जहाजों की बात बताई जाती है, 600 मिलियन पाउंड्स की बात की जा रही है। ये भी छोटी बात नहीं है। इस तरफ भी हमें खुशी में इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारी कामयाबी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए खुश, लेकिन हमने अपना जो गार्ड है उसको भी मजबूत करना चाहिए, और डिफेंस ग्रिड है उसको भी मजबूत करना चाहिए। और जो ये बातें चल रही हैं, सरकार को आगे आकर इसकी स्पष्टी करनी चाहिए कि क्या ये सच है या झूठ है। बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं कि कम से कम स्पष्टीकरण होना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसी जो खबरें आ रही हैं जिसमें अलग अलग, अखनूर की बात कर रहे हैं, रामबन की बात कर रहे हैं आप, और कुछ ऐसे विजुअल्स आ भी रहे हैं, अलग अलग पुंछ की बात हो रही है, अलग अलग जो विजुअल्स आ रहे हैं उन विजुअल्स की पुष्टि होनी चाहिए कि ये सही है, गलत है। सरकार अगर हमारे तरफ से कोई नुकसान है तो इस बारे में भी बात होनी चाहिए। बात जो है वो कहीं दबाई नहीं जानी चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा किनारे अभी रखते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद के उभरे हालात पे चर्चा हम करते हैं, और उन हालात पे जिस पे इतना साफ समझ में आता है कि क्या भारत यहीं रुकने वाला है। जैसे अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि अब डिप्लोमेटिक बेस पे आगे बढ़ना चाहिए, प्रशांत टंडन जी भी उस बात को आगे बढ़ा रहे थे। शकील अख्तर जी, विपक्ष क्या सोच रहा होगा इस वक्त जब कल सर्वदलीय बैठक होनी है 11 बजे दिन में,
आप ही बता रहे थे सर्वदलीय बैठक होगी, शायद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर इस ऑपरेशन को लेकर कुछ भी नहीं कहा है अभी तक। अभी से थोड़ी देर बाद अगर हो सकता है वो देश को, राष्ट्र को संबोधित कर दे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या कुछ यहां से विपक्ष की गतिविधियां, रणनीतियां नजर आती हैं? कितना यहां विपक्ष अभी तक दबाव बनाता हुआ नजर आया है? और जब विपक्ष ने पहली सर्वदलीय बैठक में यह बात कही थी कि हम आपके साथ हैं, तो इसके क्या मायने हैं? और आज भी CWC की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने कह दिया कि हमारा पूरा साथ आपके साथ, यानी सरकार के साथ और सेना के साथ है। विपक्ष सफल हो गया, देश सफल हो गया। भारतीय सेना ने पहलगाम में मारे गए लोगों को न्याय देने की कार्रवाई पूरी की। यही कांग्रेस चाहती थी, यही देश चाहता था। अब सवाल यह है, जो आपने कहा कि कांग्रेस क्या सोच रही होगी। कांग्रेस जो है उसने पहले ही ये मांग की है कि सबसे पहले आपको संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। कल फिर जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी, कांग्रेस इस बात को उठाएगी कि अब जब हमारा न्याय दिलाने का काम पूरा हो चुका है, तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर पूरे देश को विश्वास में लिया जाए और पूरे देश को एक बार फिर से जो माहौल खराब हुआ है उसको सामान्य बनाने की दिशा में काम किया जाए। दूसरी बात, डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हमने शायद पहले भी बताया कि 1994 में जब कश्मीर के ऊपर ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान चला रहा है, जैसे अभी वो रात से चला रहा है, लगातार पाकिस्तान का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, यूपीए नहीं थी, सॉरी, नरसिम्हा राव सरकार थी, उसने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन पहुंचाया था। एक प्रतिनिधिमंडल जो है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर पहुंचाना चाहिए। जैसे अभी हमारे दोस्त राठौर साहब ने बताया, कश्मीर से उनका दर्द बहुत बड़ा दर्द है, और ये वाकई दर्द है कि कश्मीर में जब लोग सोग में थे, मदद कर रहे थे, उस वक्त कश्मीरी बच्चों को देश के शेष भागों से भगाया जा रहा था। बहुत ही गलत हुआ है सब कुछ, और आज भी उस पर पूरी तरह रोक नहीं लगी है। आज भारतीय सेना जिस तरह से कर्नल सोफिया को लाई है, उसका मैसेज ही ये है। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने बताई अभी। फौज के ऊपर आज भी जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फौज आज भी पूरी तरह प्रोफेशनल मानी जाती है, और फौज ने आज ये साबित भी किया। तो ये जो चीजें हैं, जो सांप्रदायिक नफरत फैलाने की, जो विक्रम मिस्त्री ने सबसे पहले कहा कि वो पाकिस्तान की कोशिश थी, लेकिन हमारे यहाँ से जो कोशिश हो रही है उसके ऊपर भी पूरी तरह कंट्रोल लगना चाहिए। जी, प्रशांत जी ने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया कि किस तरह से दो फैक्ट चेकर लगातार ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इन दोनों को बार बार सलाम, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये बात दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, विपक्ष को भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि फैक्ट चेकर्स जो हैं इस काम को कर सके, देश के पास सही तस्वीर आ सके। देखिए, देश को जो है इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो इसी बात की जरूरत है कि पाकिस्तान जो चाहता है वो नहीं होने पाए। और पाकिस्तान क्या चाहता है? सैनिक कार्यवाही का जवाब वो अगर देगा भी तो उसकी एक लिमिट है, सबको मालूम है। ये खुद पाकिस्तान को भी मालूम है, हमारी सेना को भी मालूम है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मालूम है। वो अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस एक चीज की लिमिट नहीं है, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार, जिसका जवाब हमें डिप्लोमेटिक तौर से देना चाहिए, जो अच्छे से देना चाहिए, जो इससे पहले हमेशा दिया जाता रहा है। और दूसरे, भारत के अंदर किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव न फैल पाए। और जो अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं बोले, प्रधानमंत्री को आके सबसे पहले इसी विषय पर अपनी बात करना चाहिए और जोरदारी से बात करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री 3 बार बन चुके हैं, जीतते आ रहे हैं, जीत हार होती रहेगी। ये जो है उनके ही सिर में इसका ताज पहनाया जाएगा। ये जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर,
ऐसे वक्त में उन्हें यह भी कहना चाहिए, अपने आप को एक स्टेट्समैन की तरह बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, जैसे उमर अब्दुल्ला ने वहां पे विशेष अधिवेशन करके जम्मू कश्मीर में बताया था कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं माफी मांगता हूं। इसी तरह प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हमारे देश की फौज में सारे लोग शामिल हैं, सारे भाईचारा शामिल है और आज भी सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। देखिए, देश को कश्मीर की भावनाओं को समझना चाहिए। अभी जो राठौर साहब कह रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। हम उस बात को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहते, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिखते रहे और उसको बोलेंगे हम। कश्मीर के लोगों ने इस वक्त जिस तरह से पूरे देश के साथ अपनी एकजुटता बताई, मृतकों के परिवार के साथ खड़े हुए और उसके बदले में उनके बच्चों के साथ अगर बुरा व्यवहार किया गया, वो काबिले माफी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और अभी भी सुधार की गुंजाइश है। पूरा प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि ये गलत हुआ और कंट्रोल लगाना चाहिए, ये बहुत गलत। एक बात और, मोदी ने आज अभी इस वक्त बहुत दिल खुश कर दिया ये बता के कि मोड़ी बुंदेलखंड की है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लड़की को मोड़ी कहते हैं, बाकी लोग नहीं समझेंगे। सो जो मोड़ी जो है बुंदेलखंड की है और नौगांव की, और इस पे एक हमें याद आ गया, बुंदेलखंड में हमारे यहाँ कहते हैं, हम भी बुंदेलखंडी ही हैं, पास ही के ज़िला के दतिया के। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, बुंदेलखंड में सूखा भी होता है, आर्थिक स्थितियाँ भी ख़राब हैं, वो भी है सब। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको एक तरफ किनारे कर देना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको एक तरफ किनारे कर देना चाहिए। ये देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल मौका है। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी मामला रुका नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन देश की एकता और इस एकता का प्रदर्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप आखिर में कह रहे थे कि हमको भी ये बहुत सतर्क रह के खबरों का प्रसारण करने की जरूरत है। जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास जल्दी से। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है प्रेम कुमार जी कि इसके बाद आगे की गतिविधियां और बढ़ेंगी या डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाया जाएगा? जी जी राजीव जी, मैंने ऑपरेशन सिंदूर की जिस खूबसूरती की बात की थी, उसी खूबसूरती में यह भी शामिल है कि जब ये इससे पहले जब आतंकी घटना घटी थी तो कश्मीर की जनता ने जो जेस्चर दिखाया था और उसके बाद वो अपोजिशन के तेवर में भी दिखा, पूरे देश में दिखा, वो आज भी बरकरार है कि जनता देश की सेना के साथ या सरकार के साथ अपने अपने शब्द हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर के साथ सब खड़े हैं। इसमें कहीं से कोई विवाद ईप्स वर्ड्स है ही नहीं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं तो ये भी देख रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर पर लोग दूध चढ़ा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं इसी दौर में। तो हम समझ सकते हैं कि कितना मजबूत संदेश आतंकी हमले को इस देश की धरती से गया है। ये बहुत बड़ी बात। इसके अलावा हमें कुछ बातें हैं जो आईने की तरफ देखनी पड़ेगी, देखती रहनी पड़ेगी। देखिए, जब कोई हम अटैक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, चाहे बालाकोट हो, चाहे आज की घटना हो या पहले भी, जब घटना घटेगी तो सबूत बन जाएंगे। सबूत छिपती नहीं है। इस बार सबूत मांगना पड़ा क्या किसी को? सबको सबूत दिख रहा है। तो ये बात अपने आप में आगे आने वाले समय में भी सवाल बनेंगे, और जो सवाल आज उठाने का वक्त नहीं है। फिर भी हम ये कहते हैं कि आगे, चूंकि इस घटना में चाइना ने निंदा की है हमारे अटैकिंग तेवर की, तुर्की ने कहा है कि युद्ध की स्थिति बन रही है। भाई, नरेंद्र मोदी जी के दो बेस्ट फ्रेंड शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने एक तरह से विश्वासघाती किया है। वो भारत के साथ खड़े नहीं हैं, ये भी दिख रहा है। तो ये इंटरनेशनल सिचुएशन है। और दूसरी बात है, हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं तो उसका ब्राइट पक्ष तो देख रहे हैं, और उसका डार्क पक्ष है जो हम बॉर्डर पर अपने नागरिकों को मारे जाते हुए देख रहे हैं। आपने भी कहा, हम सबने देखा कि एयर और नेवी इनने मिल करके किया, लेकिन आर्म्स फोर्सेस के तौर पर, तीनों ही सेनाओं के तौर पर इस ऑपरेशन को बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं
हमने अपने बॉर्डर पर पाकिस्तान के भारी डिप्लॉयमेंट को, उसके अटैक को हमने उतनी सिंसियरिटी से नहीं देखा, क्योंकि इतना नुकसान हमें बॉर्डर पर उठाना पड़ रहा है। हमारी सेना के हवाले से खबर है 15 लोगों के मारे जाने की और लगभग 40 से ज्यादा घायल है। ये संख्या ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो तस्वीरें आ रही हैं भयावह हैं। तो आम नागरिक जो है हमारे मारे गए हैं। हमने तो आतंकियों को मारा, वो हमारे आम नागरिक को मार रहे हैं। आतंकियों की आतंकी कार्रवाई को हमने ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर अंजाम दिया और उनको टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान हमारे इनोसेंट नागरिक को मार रहा है। तो इस पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। हम सैन्य उनके पाकिस्तान के सैन्यों पर अटैक नहीं कर रहे हैं, ये बोलने का वक्त अब नहीं रहा जब वो हमारे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल बदल रही देश की तो सुरक्षा, प्रेम कुमार जी, देश की सुरक्षा सेना के हवाले है। हमको पूरा भरोसा है सेना पे। रात के अंधेरे में अगर जाके एक नहीं 9 टारगेट्स को बिल्कुल हिट कराती है सेना, तो इसका मतलब है कि हम और आप भी सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, अगर ऐसी कोई घटना घट रही है तो भारत सरकार, सेना का, जैसे प्रेस ब्रीफिंग आज हुई है, हो सकता है कल फिर प्रेस ब्रीफिंग हो, कुछ और बातें सामने आए, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। थोड़ा सा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी। जी प्लीज, प्रेम कुमार जी। बस इतना ही है। हम जब कुछ बात बोलते हैं, हम पहले भी बोल रहे थे कि भारत सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही, जवाब क्यों नहीं दे रही। जवाब दिया, और हम आज बता रहे हैं कि हमारी पीड़ा है, देश की पीड़ा है कि इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका भी जवाब आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम उम्मीद करें, बिल्कुल क्यों ना करें, उम्मीद करनी चाहिए कि इसका भी जवाब आएगा। और सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है उसका भी जवाब आएगा। अब तो PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का, और उसका फैक्ट चेक भी है, एक फैक्ट चेक विंग है, और वहां से भी जवाब आना चाहिए कि क्या सच जा रहा है, क्या गलत जा रहा है। प्राइवेट लोग ही, हम और आप जैसे लोग ही क्यों इस पर करें, जब सरकार कह रही है कि हम भी कर रहे हैं। और वहाँ एक बहुत बड़ी टीम है। मोहम्मद जुबैर या सुजात की बात ही नहीं, जो हमारे साथी प्रशांत जी कह रहे थे, ये लोग तो अपने जेब से पैसा लगाकर, मेहनत करके, और हम और आप सबको, इस देश की जनता को जागरूक करते हैं। गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। लेकिन सरकार का भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वो भी कुछ ऐसी चीज़ों को सामने लाए जो विजुअल्स आ रहे हैं। और साथ साथ जो बात आप कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, बहुत इंपॉर्टेंट, और यही बात हमारे और भी साथी कह रहे थे, जलील जी भी कह रहे थे, पंकज चतुर्वेदी जी भी कह रहे थे, इम्पॉर्टेंट है कि अगर कहीं मिग, कहीं मिराज या कहीं सुखोई, अगर कुछ भी ऐसा गिरा हुआ है तो आखिर क्यों है, ये भी बताना चाहिए। सुनील शुक्ला जी, लेकिन आगे क्या कुछ दिखाई देता है आपको? इतने युद्ध आपने देखे, 71 के युद्ध की भी याद आपको होगी। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या, और हमने पुलवामा के बाद बालाकोट को भी देखा, एयर स्ट्राइक देखा, सब कुछ देखा। इस एयर स्ट्राइक में क्या फर्क है पहले के युद्धों में, एयर स्ट्राइक में? एक तो आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं। पंकज जी से मैं कहना चाहता था, पंकज जी ने अपने वक्तव्य में किसी सिन्हा साहब का नाम लिया और उनको पत्रकार भी बताया। अगर सिन्हा साहब को पत्रकार मानते हैं तो हम लोगों को उस सूची से अलग कर दें। बहुत ये लोग भी पत्रकारिता करते हैं, ये मतलब ये अगर पंकज जी कहेंगे तो मानना पड़ेगा। अभी तक तो मैं नहीं मानता था, लेकिन अगर पंकज जी कह रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो दबाव बढ़ेगा हमारे जैसे लोगों के ऊपर। तो हम लोग अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं उस सूची से। खैर, देखिए सवाल यही है, उनके बायो में लिखा हुआ है यार, वो उनके बायो में लिखा हुआ है, बस इसलिए उनका बताना पड़ा। अरे आज जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, हम मान ले रहे हैं क्या? हम मान रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है वो जी। हम जुबेर का उल्लेख कर रहे हैं कि जुड़ा हुआ है। हम मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप कुछ भी दावा कर लिए, कोई कुछ भी दावा कर ले। खैर, सब देखिए, ये जो हम लोग बात जो कर रहे हैं कि निश्चित रूप से भारतीय सेना का जो काम किया है वो लाजवाब है।
उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन ये हालात क्यों बन गए? अगर हम यह 22 तारीख की घटना को रोकने में सफल हो जाते, अगर 26 जानें न गई होती, तो ये चिंता भी हमारी नहीं होती कि इस तरह की ये स्थितियां क्यों बन गई। स्वाभाविक रूप से बात होती। और अब मैं सुबह सुन रहा था, आप ही के, हम अपने ही डीवी लाइव के ही माध्यम से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सुबह की, और जो सैन्य अधिकारियों ने जो जानकारी दी, जिन ठिकानों पे हमले किए गए हैं 9 ठिकानों पे, उसमें से अधिकांश ठिकाने ऐसे हैं जो एलओसी से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की रेंज में। और इन कार्रवाइयों के दौरान हम ये भी कह रहे हैं, भारतीय सेना कर रही है, हम स्वीकार करते हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। और अगर हम बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण किए इन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं, तो इनका अस्तित्व ही क्यों बनने के लिए का मौका देते हैं? सेना लगातार सक्रिय रहती है, हम लगातार हम सफल हैं, लगातार हमारे पास इतनी ताकत है। और अगर हमको इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी नागरिक ठिकाने को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो इन आतंकी ठिकानों का वजूद ही क्यों रहता है? हम लगातार इन पर निगरानी क्यों नहीं रख सकते? और वो मौका ही नहीं दे कि हम सिर उठा लें, और जो जान माल का खतरा वो भी उससे हम दूर हो जाएंगे। यह निश्चित रूप से एक ऐसा निर्णय है जो राजनीतिक तौर पे लिया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं मैं कि भारतीय सेना से टकराना पाकिस्तान के बूते का नहीं है। ये उसके पास कोई होता भी है ना कि आप कोई वजह आपके पास हो, वो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो आपको सहयोग मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। प्रेम कुमार जी ने कहा कि चीन ने उनका साथ दिया, पाकिस्तान का नहीं दिया। चीन ने स्टेटमेंट जरूर दिया कि ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान, लेकिन इस मसले पर वो कह रहा है कि आप अपने आप को नियंत्रित रखिए, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर सीख लेनी चाहिए तो वो दोनों देशों को कह रहा है, चीन दोनों देशों को कह रहा है कि आप अपनी संयम बरतिए और इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। लेकिन चीन खुल करके उसके साथ नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्रेम जी, फिर आप कर लीजिएगा। तो ये स्थिति पाकिस्तान जिस बात का दावा कर रहा था। एक मिनट जी प्रेम कुमार जी क्या कह रहे हैं? आप प्रेम जी, सिंदूर की निंदा की है और कैसे विरोध होता है? नहीं, उसने तो ये घटना कहा है कि आप दोनों पक्ष संयम बरते। सवाल ये कि उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयम बरते। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान किसी सीमा तक आगे जाए उसके साथ हम खड़े रहेंगे। आप कहेंगे तो अमेरिका ने भी ये कहा कि आप संयम बरतिए। वो भी तो नहीं कह रहा है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो चाहे सो कर लीजिए। आपको अगर आपकी कार्रवाई के लिए कोई देश आपका समर्थन नहीं करता तो आपका समर्थन नहीं है। आप अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करे और आप उम्मीद करते हो कि चीन उसका साथ देगा, तो इस स्टेटमेंट तो नहीं साबित होता। और पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि जो संसाधन उसको दिए गए थे चीन के द्वारा, वो कहां साबित हो पाए। आज उसकी जरूरत थी, क्या वो पहचान पाए कि ये भारतीय सेना इस तरह का स्ट्राइक कर रही है, वो किसी को भी रोकने में सफल हो पाए? नहीं हो पाए। और भारतीय सेना अपने पूरे जाबाजी के साथ जिस अभियान में लगी हुई थी वो करके उसने दिखा दिया। तो अब एक देश के रूप में अगर पाकिस्तान दुनिया के पैमाने पर अब लोगों से आर्थिक सहयोग मांग रहा है अपने आर्थिक पुनरुद्धार के लिए, तो इस देखना पड़ेगा कि ऐसी किसी गतिविधि में न शामिल हो जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाए। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के उजले पक्ष का बिल्कुल हमारे लिए बहुत महत्व है, लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए, वो हालात भविष्य में न पैदा हो, इस बात पर भी जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि पाकिस्तान अगर उसके पास सद्बुद्धि प्रिवेल करेगी तो नहीं करना, लेकिन जो सीमा पार से घटनाएं हो रही हैं, सीमावर्ती इलाकों में घटनाएं हो रही हैं, लगातार गोलीबारी हो रही है, तमाम नागरिकों के हताहत होने की खबरें हैं,
वो है कि किसी भी समय तो कुछ भी स्थिति हो सकती है। लेकिन यह भी है कि भारतीय सेना के पास जो ताकत है, भारतीय सेना ने जो अपनी ताकत दिखाई है विभिन्न मौकों पर, 1971 के बाद ये पहला मौका है कि भारतीय सेना ने इतनी मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन किया, और ये और एक मजबूत संदेश दिया है कि अगर आप इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होंगे तो उसका करारा जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी जी, आप क्या देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि यहाँ से अब भारत सरकार डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएगी? भारत सरकार ने आज, भारत के एनएसए ने आज कई देशों के एनएसए से बातचीत की है, कई देशों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके अलावा यूएन की प्रतिक्रिया आ गई, उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सुबह आ गई थी, सबकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर अब एक स्टॉप है और आगे फिर शांति की वार्ता? दो चीज आपको बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन की फाइनल प्लानिंग 3 तारीख को हुई और 3 तारीख से कल रात तक बहुत सारे बड़े अफसर साउथ ब्लॉक में बंद रहे, वो बाहर नहीं निकले। लेकिन एक चीज मेरे मन में है, शायद आप लोगों के मन में भी आई, क्या इसकी जानकारी के लिए पहले से कुछ अखबार वालों को बता दिया गया था क्या? क्योंकि यदि रात में 2 बजे तक, पौने 2 बजे तक ऑपरेशन होता है और सुबह 5 बजे अखबार जब आपके आता है, फर्स्ट पेज पूरा छपा हुआ आ जाता है। जैसी मेरी जानकारी है, इतने साल अखबारों के लिए कुछ काम किया है, डेस्क पे ही काम किया है, तो लगभग 12 से 12:30 बजे तक सिटी एडिशन फाइनल होकर छपने चला जाता है। 2 बजे के आसपास के ऑपरेशन की खबर कैसे एक पूरे पेज की बन जाए विजुअल के साथ में और हो जाए, तो थोड़ा सा जटिल काम है। क्या हो सकता है शायद कुछ अखबार वालों को बोल दिया गया हो जाता है। मैं भी पंकज जी, मैं भी अखबार तो निकालता रहा हूं और सुबह सुबह हो जाता है, वो हो जाता है। और वो सिटी, लेट सिटी, इसको कहते हैं लेट सिटी एडिशन। हम लोग कई बार सुबह 4 बजे आते हैं जी, नहीं हम लोग कई बार सुबह 4 बजे कुछ एक चीज तो है कि मैंने भी देखा, हाँ, मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि शायद हो। दूसरा चीज ये है कि हम जिस दौर पे, जिस रास्ते पे घुसे हैं, उसमें डिप्लोमेटिक रास्ता निकालना भारत के बात के लिए नहीं है। ये तो पाकिस्तान को तलाशना होगा, क्योंकि नुकसान और बर्बादी उसके हाथ में है, क्योंकि वो ही नष्ट हो रहा है। लेकिन मेरा जो असल मसला है वो ये है कि हमारी फौज शानदार है, हमारी फौज की काबिलियत, उसकी प्लानिंग, उसके ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए जो सिविल सर्विसेज यानी जनता के कर्मचारियों को काम करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो आज यदि पुंछ में हमले में हमारे लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने तो ट्वीट करके बाकायदा बताया कि पुंछ में 3 सिख लोग भी मारे गए, तो वहां पे कैजुअलिटीज हुई हैं। ये सब की तैयारी फौज का काम नहीं था। इस सब की तैयारी के लिए जब सबको मालूम था कि कुछ न कुछ जवाब दिया जाना है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने जवाब बता दिया था कि अब तो बरसात के पहले ही हमको करना, 1.5 महीने हमारे पास में, तो ये सिविल सर्विस की तैयारी थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यदि पूरे देश में कश्मीरी या मुसलमानों को आज भी सोशल मीडिया पर या पब्लिकली प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये रोकने का काम फौज का नहीं है, ये सरकारी नुमाइंदों का, कर्मचारियों का है। जब एक MP निशिकांत दुबे के लोग सस्ते ट्रोल सरी की हरकत करते हैं, जब दिल्ली गवर्नमेंट का मिनिस्टर कपिल मिश्रा इस प्रकार की हरकत करता है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें? प्राइम मिनिस्टर पे आप बार बार कह रहे, प्राइम मिनिस्टर चुप क्यों है? प्राइम मिनिस्टर को इसी मसले पे बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। हो सकता है पूरी रात कल उन्होंने ऑपरेशन देखा हो तो थक गए, उम्र दराज तो है, लेकिन बहुत सारे लोग मजाक में भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय फौज ने आज सोफिया कुरैशी को खड़ा कर दिया, तो उससे मोदी जी को थोड़े से हतोत्साहित हो गए, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि यदि वक्फ की संपत्ति पे सब टैक्स से काम होता तो मियाँ पंचर नहीं जोड़ता, तो वो लड़की ने सामने खड़े हो बोला मियाँ के लिए पंचर नहीं जोड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देता है देश की ओर से। तो शायद मोदी जी इसलिए भी नहीं निकल रहे हो उससे थोड़े से। चलिए इन सब की समीक्षा करेंगे पंकज जी, इन सब की समीक्षा करेंगे आने वाले समय में। जलील साहब कुछ कह रहे हैं जी। हाँ,
एक तो आपको मैं ये बताता चलूं और दर्शकों को भी ये मालूम रहे कि एक पंक्चर वाला ही है जिसने पहला राफेल फ्रांस से यहाँ लाया था, जो उसका पायलट था। ही वॉज ए मुस्लिम। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, जो मैं बीच में भूल गया और मेरे दिल को कचोक रही थी, वो हमें बहुत दर्द महसूस हो रहा है हमारी बच्चियों पर, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में गलत के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो गई, औरत होने के बावजूद। क्या अब हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को कर्नल सोफिया की तरह वर्दी पहन के बात करनी पड़ेगी? अपनी बात कहने के लिए उनको वर्दी पहननी पड़ेगी ताकि वो बाद में ट्रॉल्स के जरिए अब्यूज ना हो, ट्रॉल्स के जरिए उनको प्रताड़ित ना किया जाए। ये भी एक बहुत, सिर्फ ये कश्मीरियों का या माइनॉरिटीज का ही मसला नहीं है, ये मसला हमारी नारियों का भी है। नारियां आके खड़ी हो गई जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए थे। हमारे दिल इतने गर्म होते हैं वो वीडियोस देख के, जब वो बातें करती हैं, जब वो हमारी तारीफें करती हैं, और बाकी लोग क्या कहते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हथियार दिए, ड्रामे किए, इन्होंने आतंकवादियों को उधर ला के मरवा दिया उनको। ये भी हो रहा है, ये बातें भी चल रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी उस समय कुछ जोड़ना चाह रहे थे, और प्रशांत जी भी। नहीं, हम ये बताना चाह रहे थे पंकज जी को कि सुबह 4 बजे भी, और ये जो होता है लेट सिटी एडिशन, तो राजीव जी ने सही कहा, ये लिमिटेड एडिशन में आता है। बिल्कुल, बहुत कम प्रतियां बचती हैं, लेकिन उनमें छाप के हम लोग ये काम कर देते हैं। और अखबार का जो असली थ्रिल है रिपोर्टिंग के अलावा, ये यही है कि सुबह 4 बजे और 5 बजे भी खबर को लगा देना, और इस काम को टीम की तरह जिस तरह किया जाता है, वो वाकई युद्ध स्तर पे काम होता है। वो तो ये कई बार किया है, कई बार ठीक है, बिल्कुल कई बार किया है, वो अच्छा बात है। और दूसरी बात जो अभी राठौड़ साहब ने कही, हम उसके लिए पूरी तरह उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत ही गंभीर मसला है ये। इस मामले में प्रधानमंत्री को आके बोलना चाहिए। देखिए, भारतीय सेना ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो राजनीतिक काम है, राजनीतिक मैसेज है, प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए, और उन्हें इन ट्रोलों के ऊपर सख्त से सख्त शब्दों में इनकी निंदा करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी। बिल्कुल। प्रशांत जी, आप भी कुछ जोड़ रहे थे? नहीं, वही शकील जी ने बात कह दी मेरी। जी। कई बार हम भी आए वापस, घर से वापस आए, अखबार निकाला है। बिल्कुल, जैसे आज हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज किया सुबह उठ के। बिल्कुल वही चीज है। स्टॉप प्रेस, वो जो हम कहा करते थे, स्टॉप प्रेस, और उसके बाद बिल्कुल। जी, सुनील शुक्ला जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी। नहीं, हमको मेरे साथ स्मरण है। आप याद कीजिए कि जब राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हुई थी। हाँ बिल्कुल। और देर रात की घटना थी, मैं अखबार में काम करता था, और इलाहाबाद शहर में उस दिन आंधी पानी आ गई, बिजली चली गई। जो सिटी एडिशन था उसको पूरा रोक दिया गया। वो तो 12 बजे खबर आ गई थी। वो तो 12 बजे खबर आ गई थी। ये तो 2 बजे के बाद की बात है यार, मुझे मालूम है। मैं उस समय भी अखबार निकाला, ट्रेडल मशीन वाले अखबार निकाले मैंने यार। वो दौर था उस समय। ये 2:15 बजे की घटना है यार, जी साहब। लेकिन आप समझिए, आप उसके बाद भी आप सिटी एडिशन, डाक एडिशन में खबर नहीं जा पाई थी ना। अगर आप सोच, चलिए जी बिल्कुल, अगर आप इतना ही टेक्निक स्थिति, मेरे को मेरे सवाल पे इतना चर्चा मत करो। देश के पास सामने बहुत बड़े सवाल हैं, मेरी बात को क्यों इतना गंभीर लिया? नहीं, सब लोग सबके अपने अपने सच हैं यार, सबके अपने अपने सच हैं। नहीं, ये लेकिन ये सच नहीं है। यह है कि एडिशन को बड़े मजबूती के साथ निकाला गया है। कई मौकों मेरे हिसाब से किसी को भी निर्णायक बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए किसी को भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ निर्णायक नहीं बन रहा। हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट, बहुत गंभीर चर्चा। यहाँ हम लोग उस दिशा में न जाएं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा कहना मतलब उसको अलग कर जाए। जी, वो आपकी बात जो थी उस बात को भी समझने की जरूरत है कि आखिर कुछ तो है जो दिया जा रहा था इनपुट। यहाँ अखबार निकालने वाली बात नहीं थी, और कुछ इनपुट्स, कुछ मीडिया चाहे चैनल हो चाहे अखबार हो, उनको कुछ इनपुट्स मिल रहे थे। जबकि जो 2 महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी, कि जब 3 तारीख को इस पूरे आगे के ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयारियां चल रही थी, 3 तारीख से कई अधिकारी अगर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से बाहर नहीं निकले तो फिर ये जानकारियां कहां से लीक हो रही थी। इनका कहना यही था। यह बहुत महत्वपूर्ण है,
और बाकी कौन कहाँ निकाला, क्या निकाला, कैसे होता है, उसको छोड़ दीजिए। हम लोगों के अपने सबके अपने अनुभव हैं। हम लोग कई बार थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं पंकज जी, हम लोग अपना साझा कर लेते हैं। ये मौका कम मिलता है ना अपने उत्साह प्रदर्शन का। लेकिन जलील जी कुछ जोड़ रहे हैं। जलील जी की आवाज जी अनम्यूट कर लीजिए। जलील जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जलील जी अनम्यूट कीजिए जी। मैंने कहा कि मैं भी रहा हूं पब्लिकेशन के साथ और इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी है कि हंगामी सूरत हाल में कैसे कैसे काम किया जाता है। कभी कभी तो कंप्यूटर भी नहीं इस्तेमाल होता, हाथ से भी लिखा जाता है कोई खबर ऐसी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे लेकिन जलील साहब समझ गया यहाँ बात दूसरी हो रही थी और बहुत एक इम्पोर्टेंट उसी तरफ मैं भी आ रहा हूँ। वो बात यह है कि गंभीर इसलिए लिया गया कि इन दिनों में आपने देखा कि बड़ी सेंसिटिव किस्म की जो मीटिंग्स हो रही थी वो कैमरे के सामने हो रही थी। ये भी एक फैक्टर जी जी। तो ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ कैमरे के आगे भी बहुत सारी मीटिंग्स। अब अगली मीटिंग का इंतजार है, कल सर्वदलीय बैठक, और इस बीच रात को क्या कुछ डेवलपमेंट, अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो हम आपके सामने होंगे। आप जानते हैं बिल्कुल कमिटेड हैं हम आपके प्रति। हमारे तमाम साथी जो 93 लाख से ज्यादा हमारे दर्शक साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चैनल को देखते हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है। और सबको सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। अंक जो हमारा जो नंबर है वो बढ़ेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। सेना का कमिटमेंट देश के लिए है और हमारा कमिटमेंट थोड़ा बहुत सूचना जो है, सही सूचना आप तक पहुंचाने के लिए है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जलील साहब आपका, पंकज चतुर्वेदी जी आपका, सुनील जी आपका, शकील जी, प्रेम कुमार जी जुड़े थे, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप तमाम साथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक लंबी चर्चा लेकिन बहुत गंभीर चर्चा, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकलती हैं दोस्तों, कुछ सारे हमारे अनुभव, और उसके साथ साथ लेकिन जो बॉर्डर एरिया में है, सेंसिटिव एरिया में है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, ये जरूरी है। दुश्मन जो है वो कभी भी ताक लगाए बैठा हो, कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए सुरक्षित रहने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर जानिए कि हमारी सेना, तीनों सेनाएं जो हैं, जल थल नभ जिसको बोलते हैं, ये तीनों बहुत मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही हैं। इसलिए इत्मीनान भी रखिए और जो होगा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि हमें अपने सेनाओं पर गर्व है। जय हिंद, भारतीय एकता जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान लिख रहे हैं। और श्री किरंजे भी हैं, नमस्कार आपको भी। उदय प्रसाद सिंह साहब भी पटना बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और रेबेका डेनियल भी हमारे साथ हैं, तौफीक भी हैं, गुड टीम ऑफ जर्नलिस्ट लिख रहे हैं। और राजेंद्र बंसोड़े साहब, आई सैल्यूट टू इंडियन आर्म्ड फोर्स लिख रहे हैं।